नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से एक नए टॉपिक और एक नए विषय के साथ आ गई हूँ। और आज का जो हमारा विषय है वो हिंदी का विषय होगा। और जो इसके अंतर्गत जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक विषय, हर एक कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम में आता है। और यह हमारा भाषा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो जाहिर सी बात है हमें हिंदी के बारे में जान लेना जरूर आवश्यक है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, मैं जानती हूँ कि वीडियो बहुत हिल रहा है क्योंकि मैं मोबाइल को हाथ में पकड़ कर बनाती हूँ, तो ऐसा मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे मैं मोबाइल को किसी स्टैंड वगैरह में लगा सकूँ जो इससे वीडियो हिले ना। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि मेरे इस स्ट्रगल को देखकर ही आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्णमाला एक दृष्टि में। और ये जो पहला देखेंगे वर्ण तालिका, इसके दो भाग हैं, एक स्वर है और एक व्यंजन है। स्वर के अंतर्गत हम देखेंगे जिसे ह्रस्व और दूसरे को दीर्घ कहते हैं। ह्रस्व में 4 वर्ण आते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटऊ, ऋढ़। और दीर्घ में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ऊ, ए, आय, ओ, औ। ये 7 तरह के वर्ण है। और हमारा जो व्यंजन में आ जाएंगे, व्यंजन में 5 तरह के आते हैं। पहला स्पर्श, स्पर्श का वर्ग से पा वर्ग तथा अड़ा और ढा 25 + 2 27 वर्ण इसमें आ गए। और अंतस्थ में आते हैं या, रा, ला, वा, इसमें 4 वर्ण आते हैं। और ऊष्म में शा, सा, हा, ये 4 तरह के आते हैं। और आगत में जा, फा, इसमें 2 तरह के आते हैं। और संयुक्त में छा, त्रा, ज्ञा, श्रा, इसमें भी 4 तरह के आते हैं। और अगर टोटल स्वरों की संख्या देखी जाए तो 11 हो गई और व्यंजन की संख्या टोटल 41 है, तो दोनों को मिला करके 52 हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने वर्ण तालिका में स्वर और व्यंजन को देखा। स्वर हमारे 2 तरह के होते हैं और पहले वाले में 4 और दूसरे वाले में 7। और व्यंजन 5 तरह के, उसमें 27 से पहले में स्पर्श, अंतस्थ में 4, ऊष्म में 4, आगत में 2, संयुक्त में 4। तो इस तरह से टोटल मिला करके दोनों की संख्या 52 है। और सबसे इम्पोर्टेंट अब हम लोग देखें, हिंदी वर्णमाला में 33 मूल व्यंजन है। इसके अतिरिक्त 2 उच्छिप्त व्यंजन है और अयोग्य वाह एवं संयुक्ताक्षर व्यंजन है। इसमें 11 मूल स्वरों को मिला देने पर हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारे कुल 52 वर्ण वर्णमाला में हो जाते हैं। तो अब हम लोग स्वरों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान देखेंगे। पहले हम लोग स्वरों का देखेंगे, फिर उसके बाद व्यंजन का देखेंगे। तो अब हम लोग स्वरों की तालिका पर आ जाते हैं। तो पहले सबसे पहले वर्ण का नाम होगा और फिर उसका उच्चारण स्थान होगा, फिर उसका ह्रस्व स्वर होगा, फिर दीर्घ स्वर होगा, फिर निरानुसानिक या मौखिक स्वर होगा, फिर अनुसानिक स्वर। तो सबसे पहले कंठ है। कंठ में आ, फिर दीर्घ में ह्रस्व स्वर में आ, दीर्घ स्वर में बड़ा आ, फिर मौखिक स्वर आ, और फिर आ, फिर तालव्य जो हमारे मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग है। ई, बड़ी ई, दीर्घ रूप में दीर्घ स्वर में बड़ी ई, और निरानुसानिक मौखिक स्वर में छोटा आ, ई, फिर आ, ई। और फिर मधुर में मूर्धा, मुंह की भीतर की छत का अगला भाग जो कंठ प्लस तालु कंठतालव्य, ओष्ठ प्लस कंठ कंठोष्ठ है।
ऋढ़। दीर्घ स्वर में ए, ऐ, ओ, औ। ये इन सारे वर्डों को अगर आप अगर फील करते हैं और उनको बोलने का प्रयास करते हैं तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। और अब हम लोग हिंदी वर्णमाला का पुनर्विलोकन देखेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्या होता है। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। मतलब उनमें कोई रोक टोक नहीं होता है, उनको किसी वर्ण की सहायता नहीं होती है, वो इकलौते होते हैं बिल्कुल, तो उनको स्वर कहते हैं। और दूसरा है जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। मतलब उनमें बहुत कम ही टाइम लगता है तो उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ, ऐसा नाम से ही पता चलता है, दीर्घ लंबा कोई बड़ी चीज है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है तो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, है ना। तो ह्रस्व स्वर है आ, ई, उ, ऋढ़, जिसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं ह्रस्व स्वर के। और मूल स्वर है आ, ई, उ, ऋढ़, ये मूल स्वर हो गया। और फिर दीर्घ स्वर है आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ऐसा कि देखो ह्रस्व स्वर में आ, दीर्घ में आ, ई, उ, ऋढ़ ए, ऐ, ओ, औ। तो बोलने से ही पता चल जाता है। इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे जब आप खुद फील करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से ह्रस्व स्वर के कैसे एग्जाम्पल्स हैं और दीर्घ स्वर के एग्जाम्पल कैसे हैं। और इसी तरह से हम देखते हैं आगत स्वर है आ, अग्र स्वर है ई, ए, ऐ, और मध्य स्वर है आ, पार्श्व स्वर है आ, उ, ओ, आ। संवृत स्वर है ई, उ। अर्ध संवृत है ई, उ। विवृत है आ, ऐ, ओ। अर्ध विवृत है ए, आ, ओ, आ। व्यंजनों की संख्या 41, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27 और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 बताया गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने हिंदी वर्णमाला का पुनर्विलोकन को भी देखा है और स्वरों के वर्गीकरण का उच्चारण हम लोगों ने चार्ट के माध्यम से देखा है। और अब हम लोग व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे चार्ट के माध्यम से। और अब हम लोग व्यंजनों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान देखेंगे। तो पहला होगा उच्चारण स्थान, वर्ण नाम होगा, फिर उच्चारण स्थान होगा, फिर आघोष। और अब हम लोग देखेंगे उच्चारण स्थान, फिर आघोष, अल्प प्राण, फिर आघोष महाप्राण, फिर सघोष अल्प प्राण, फिर सघोष महाप्राण, फिर सघोष अल्प प्राण नासिक के को देखेंगे। फिर तो सबसे पहले हम लोग कंठ देखते हैं। कंठ में कंठ का, खा, गा, घा, अड़ा। और फिर तालु वाले वर्ड, तालव्य वाले, फिर तालु। मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग चा, छा, जा, जा, इया, झा, इया। और फिर हम लोग देखते हैं मूर्धन्य। मूर्धन्य मुंह के भीतर की छत का अगला भाग, इसे बोलेंगे टा, ठा, डा, ढा, आड़ा, ड़ा। ये जब बोलते हैं हम लोग तो मुंह में लगता नहीं टा। और जैसे अब दंत वाले बोलेंगे ऊपरी, दांतों के निकट से ता, था, दा, धा, ना। तो ये आप लोग जब बोलेंगे तो उसको फील कीजिएगा तब समझ में आएगा आप लोग के। और अब हम लोग देखेंगे ओष्ठ। ओष्ठ मतलब दोनों ओठों से पा, फा, बा, भा, मा। ये अब जब बोलते वक्त आप देखिएगा तब समझ आएगा आप लोग को। फिर वत्सर्य, दंत प्लस मसूरा, दंत मूल से
सॉरी इसका पहला बोल में तालु, मुंह के भीतर की छत का अगला भाग, शा या। जब बोलेंगे तो मुंह के भीतर की जो छत का अगला भाग हो उससे अब बोलेंगे। और मसू, दंत प्लस मसूड़ा, दंत मूल से सा रा ला। और फिर ऊपर के दांत प्लस निचला ओंठ, वा। और फिर मूर्धन्य, मूर्धा, भीतर की छत का अगला भाग, शा। और फिर स्वरयंत्रीय, स्वरयंत्र से कंठ के भीतर स्थित, हा। और फिर उच्छिप्त, जिनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे आ जाए, रा ढा। तो आप इस तरह से हम लोगों ने व्यंजनों का वर्गीकरण, उच्चारण, स्थान देखा। और ये सारे ऐसे हैं जिन्हें आप फील करते हैं। जब आप बोलेंगे उसको फील करके आप इन सेंटेंस को, वर्ड, अक्षरों को समझने की कोशिश कीजिएगा, तब आपको जरूर समझ आएगा। और फिर इस तरह से आगत, ग्रहितीय ध्वनियाँ हो गई, का स्पर्शी, का खा, जा फा, अयोग व अनुस्वर, विसर्ग। अब हम लोग इनकी टोटल संख्या देखते हैं। आगत व्यंजनों की संख्या 2 है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4, का वर्ग ध्वनियां है, का खा गा घा अड़ा। चा वर्ग ध्वनियां है, चा छा जा झा इया। टा वर्ग ध्वनियां है, टा ठा ढा ड़ा ला। अभी ता वर्ग ध्वनियां है, ता था दा धा ना। पा वर्ग ध्वनियां है, पा फा बा भा मा। और अंतस्थ व्यंजन है, या रा ला वा। अर्धस्वर है, या और वा। लुंठित व्यंजन है, रा। पार्श्विक व्यंजन है, ला। उष्म संघर्षी व्यंजन है, सा शा शा हा। और उच्छिप्त व्यंजन है, ड़ा ढा। आघोष व्यंजन है, प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ग वर्ण तथा भा शा शा। सघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण तथा ड़ा ढा जा या रा ला वा हा एवं सभी स्वसंघोष हैं। अल्प प्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग में प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण तथा अंतस्थ वर्ण। और महाप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ वर्ण तथा उष्ण वर्ण। नासिक व्यंजन है, ड़ा इया ड़ा ना 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 मा। कंठ व्यंजन है, का खा गा घा अड़ा। और इसी तरह से तालव्य व्यंजन है, चा छा जा झा इया शा या। और मूर्धन्य व्यंजन है, टा ठा डा ढा अड़ा ड़ा शा। दंत व्यंजन है, ता था दा धा ना। ओष्ठ व्यंजन है, पा फा फा बा भा मा। दंतोष्ठ व्यंजन है, वा। स्वर यंत्री व्यंजन है, हा। तो इस तरह से हम लोगों ने व्यंजनों के व्यंजनों की का वर्गीकरण व उच्चारण देखा था। और उसमें कितनी टोटल संख्या उनको भी हम लोगों ने देखा, कौन कौन सा अक्षर आता है। और अब हम लोग अनुप्रेक्षा को देखेंगे। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52। छा वर्ण किसके योग से बना है? का प्लस शा से। ये षटकोट वाला सा है। और कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? टा। का वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? कंठ। वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? उसे वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11। कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? का खा। ई ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठता लव्य। अयोग वह वर्ण कौन से हैं? अंग आहा।
आघोष वर्ण कौन सा है? महाप्राण। हिंदी की शाद ध्वनि है तालव्य। आघोष महाप्राण। या, रा, ला, वा किस प्रकार के व्यंजन है? अंतस्थ। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया इस वाले टॉपिक को। तो इस तरह से हम लोगों ने हिंदी वर्णमाला में को एक दृष्टि में देखा। पहले हम लोगों ने देखा स्वर देखा, फिर व्यंजन देखा, फिर स्वरों का उच्चारण व वर्गीकरण व उच्चारण देखा, फिर हम लोगों ने व्यंजन का उच्चारण व वर्गीकरण देखा फ्लोचार्ट की तरह, और फिर अनुप्रेक्षा देखा, उसमें इम्पोर्टेंट देखा क्या क्या था। और अब हम लोग विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। और आशा करती हूँ कि आप लोग को वीडियो जरूर समझ में आ रहा है। और हाँ, मैं जानती हूँ कि वीडियो बहुत हिल रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि मैं मोबाइल को हाथ में पकड़ कर बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक दोस्त होने के नाते आप लोग को नोट्स अवेलेबल करवा दे रही हूँ, उपलब्ध करवा दे रही हूँ, ताकि आप, क्योंकि हर कोई हर सब्जेक्ट की या हर विषय की किताब नहीं ले सकता, तो इसीलिए अगर किसी की भी थोड़ी सी भी हेल्प हो सकती है तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और आप लोग मेरी इतनी मेहनत के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब हम लोग विराम चिन्ह के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो वीडियो में बने रहें। विराम का अर्थ है ठहराव या रुकना। जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में रुकते और फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। अतः पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विरामों का उपयोग आवश्यक है। मतलब जैसे हम किसी काम को करते करते थक जाते हैं, तो फिर थोड़ा सा ठहराव ज़रूरी होता है, तो उसी तरह से एक लेखन में भी ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम मान लो कहीं हम जा रहे हैं और लगातार जाएंगे तो थक जाएंगे, जाहिर सी बात है, तो हमें बीच बीच में ब्रेक लेना आवश्यक है, या कहीं पर ठहराव रुककर विश्राम करना आवश्यक है, ताकि हमारी एनर्जी मेंटेनेंस रहेगा। या फिर अगर हम चलते जाएंगे तो इतना थक जाएंगे कि हम आगे फिर चल ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ठहराव बहुत ज़रूरी है जीवन में। तो ठीक उसी तरह से हमारे इस विषय में भी या फिर सेंटेंस में भी ठहराव ज़रूरी है। और श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी में लिखा हुआ मानते हैं। मतलब इनको अंग्रेजी में लिखा हुआ मानते हैं। जो ये गुरु हैं कामता प्रसाद, श्री कामता प्रसाद गुरु, और वे पूर्ण विराम को छोड़कर शेष सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबंध करते हैं। मतलब जो पूर्ण विराम है, इसको इस वाले को ये छोड़कर सबको अंग्रेजी से मानते हैं। तो अब हम लोग विराम चिन्हों के भेद को देखेंगे, कैसे पहचानेंगे कौन कौन सा विराम चिन्ह है। तो श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह 20 बताए हैं। तो हम लोग बारी बारी से उन सारे विराम चिन्हों को देखेंगे और फिर अनुप्रेक्षा को भी देखेंगे। अनुप्रेक्षा में मतलब जो इम्पोर्टेंट होता है, तो सबसे पहले हम लोग अल्प विराम देखेंगे। तो हम लोग अल्प विराम के चिन्ह को देखते हैं। एक छोटा सा कॉमा लगा हुआ है अल्प विराम में। जैसा होता नहीं, कोई सेंटेंस बहुत लंबा है, जैसे हम वहाँ पर जा रहे थे, फिर उसके बाद खाना खाया, वहाँ पर जा रहे थे, तो वहाँ पे हमने छोटा सा एक कॉमा लगा दिया। मतलब हमारा अल्प विराम, सेंटेंस अभी पूरा नहीं हुआ है, हमारा सेंटेंस अधूरा है, तो इसीलिए इसको बीच में थोड़ा सा ब्रेक देने के लिए तो अल्प विराम है ये। और अर्धविराम यहाँ पर आधा विराम लगेगा, एक छोटा सा डॉट है, फिर कॉमा है, उसका चिन्ह है। और अब पूर्ण विराम मतलब पूरा विराम, हमारा सेंटेंस पूरा हो चुका है, हम अपने जहाँ पर जाना था वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और प्रश्न चिन्ह एक क्वेश्चन मार्क हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया कि हम किसी से कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ जानकारी जानना चाह रहे हैं। और इसी तरह से हम लोग आश्चर्य चिन्ह को देखेंगे। विस्मय आदि चिन्ह मतलब आश्चर्य, वाह, मतलब बिल्कुल चौंक जाना, किसी बात को बिल्कुल सरप्राइज हो जाना, वो वही आश्चर्य चिन्ह। अरे
अरे के बाद लगता नहीं हे ईश्वर, उसके बाद लगता नहीं ये सेंटेंस, एक छोटी सी लाइन है, फिर छोटा सा डॉट है, फिर निर्देशक चिन्ह डैश संयोजक चिन्ह समासिक चिन्ह, मतलब ये उसमें लगता है जैसे भाई बहन, माता पिता, साथ साथ, खेलते खेलते, जहाँ पर दो एक जैसे वर्ड आते तो वहाँ पे छोटा सा बीच में डैश लगता है तो उसको संयोजक चिन्ह कहते हैं। फिर कोष्ठक, हम लोगों ने जब मैथ पढ़ा होगा या फिर कोई सब ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें एक न्यूमेरिकल होता है, न्यूमेरिकल फॉर्म में होते हैं, कुछ डेरिवेशन होता है, तो उसमें छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, ब्रैकेट को पढ़ते हैं ना, उसको कोष्ठक कहते हैं हिंदी में। और फिर 8 नंबर पर देखेंगे हम लोग अवतरण चिन्ह, इसमें इम्पॉर्टेंट जो वर्ड होता है उसको इसके अंदर बंद किया जाता है, उसे उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। और फिर 9 नंबर पे हम लोग उपविराम या अपूर्ण विराम, इसे श्री गुरु विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने की बात करते हैं। जैसे होता नहीं, जैसे हम लोग पढ़ने सामाजिक परिवर्तन, उसमें छोटे से 2 पढ़ ले, अब उसके प्रकार को पढ़ना, अवधारणा को पढ़ना, उसके उद्देश्य को पढ़ना है, उसका समाज में उपयोग क्या है उसको भी पढ़ना है, मतलब उसके अंडर में जो टॉपिक्स आ गए ये उसका चिन्ह है। और विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह से कोई हेडिंग हमने डाल दी, जैसे एग्जाम्पल के लिए सामाजिक परिवर्तन, उसका हमने हेडिंग डाल दी तो उसको एक्सप्लेन करना कहा जाएगा विवरण चिन्ह को। और पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, इसमें हम किसी इम्पोर्टेंट वर्ड होता है उसको अंडर में कर लेते हैं। और लाघव चिन्ह, ये 0 की तरह है। और लोभ चिन्ह 5 डैश बने हुए और 4 प्लस बने हुए हैं। और पाद चिन्ह, ये छोटा सा डैश लगा हुआ है और फिर नीचे होता नहीं किसी किसी शब्द में लिखा उसके नीचे से छोटा सा इस तरह से डैश लगा होता है। फिर दीर्घ उच्चार चिन्ह, ये किसी टॉपिक को दीर्घ से करने के बाद तब उसको एक्सप्लेन करते उसमें लगता है ये। और फिर पाद बिंदु, पाद बिंदु भाग का निशान है, ये किसी टॉपिक एक्सप्लेन करते वक्त लगाया था। फिर हंस पद, ये देखिए छोटा सा नीचे मुड़ा हुआ। फिर टीका सूचक, एक गुणा है +2 + 2, ये टीका सूचक के चिन्ह है। ये तुल्यता सूचक, ये बराबर का निशान तुल्यता सूचक। फिर समाप्ति सूचक, ये 1 डैश 0 फिर डैश फिर 3 डैश है। और फिर अब हम लोग अनुप्रेक्षा को देखेंगे। अनुप्रेक्षा के अंतर्गत हम लोग विराम का अर्थ जानेंगे, मतलब ये शॉर्ट में है लिखा हुआ है, बिल्कुल कहते नहीं बिल्कुल संक्षिप्त छोटा सा शॉर्ट में समझाइए, तो वो ऐसा ही है। विराम का अर्थ है मतलब ठहराव। और श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 है। तो इन चिन्हों को हम लोगों ने देखा कि कैसे चिन्ह बने हुए, उनके नाम को भी हम लोगों ने देखा। और जो फेमस हैं तो वो है अल्प विराम का चिन्ह, एक छोटा सा कॉमा, अर्ध विराम, कॉमा, डॉट। और हंस पद किस विराम का एक और नाम है त्रुटि विराम का। राम कहाँ जा रहा, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग है, ये हमारा प्रश्न चिन्ह का है। तो आप लोग उसको ये देखिए प्रश्न चिन्ह है ना, तो उसमें बना हुआ प्रश्न चिन्ह, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए। और अब पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में उपविराम चिन्ह, ये पूर्ण विराम। और किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, जब किसी कथन का, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, जब किसी कथन का जो का तो लिखा जाता है तब। संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए विराम चिन्ह है 0। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है संकेत के लिए, कि हम किसी को संकेत दे रहे हैं या निर्देशन दे रहे हैं। रात्रि निशा में रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग कीजिए, यहाँ पर ये देखिए चिन्ह लगा। और लोप निर्देश का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जब पूर्ण बात की पुनरुक्ति करनी हो तब। तो इस तरह से हम लोगों ने विराम चिन्ह के टॉपिक को भी अच्छी तरह से देखा और समझा।
आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, जानती हूँ कि मोबाइल बहुत हिल रहा है, वीडियो बहुत ज़्यादा हिल रही है, क्योंकि मैं इतनी देर तक मैंने मोबाइल को हाथ में पकड़ कर बनाया हुआ है। तो आप लोग समझ रहे हैं कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक वीडियो को बनाने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके कुछ इम्पॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर या पहले के एग्जाम्स में आए हुए एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा। और तब तक के लिए आप लोग इस वाले वीडियो को देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और मैं फिर कहना चाहूँगी कि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक दोस्त होने के नाते आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर के आई हूँ, ताकि आप लोगों की थोड़ी हेल्प हो सके। क्योंकि हर कोई ये किताब खरीद सके जरूरी नहीं होता। और इस तरह से हम लोगों ने अपने इस वीडियो में हिंदी का जो पहला टॉपिक है, हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह को देखा। और आशा करती हूँ कि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो भला ही मेरे इस वीडियो को देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ना करें या वीडियो को लाइक ना करें, लेकिन उस पर उल्टे सीधे कमेंट कर देते हैं। तो प्लीज़ उन लोगों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ वो दूर रहें, क्योंकि वो लोग क्या समझेंगे किसी के स्ट्रगल को। क्योंकि एक वीडियो को बनाने में कितनी मेहनत लगती है वो सिर्फ वही जान सकता है जो वीडियो बनाता है। बस कमेंट्स करने वाले तो बस कमेंट करके चले जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा मेरे चैनल को। और हम लोग बहुत जल्द जो दूसरा टॉपिक लेकर के आएंगे इसी चैनल पर और इसी विषय से रिलेटेड, तो वो रचना शब्द होगा और उसके अर्थ को देखेंगे, उसकी वाक्य रचना को देखेंगे। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एग्जाम में तो लगभग आता ही है, क्योंकि चाहे स्टेट लेवल हो चाहे सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर छोटे मोटे एग्ज़ाम हो, सब में इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप लोग बेफिक्र रहे, अब मैं ये लेकर के आ गई हूँ। तो हम लोग इसके सारे चैप्टर्स को देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे। और आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल के साथ बनाए रखिए। और हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपने इसी चैनल पर और इसी विषय के एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।